नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम थ्रेड पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की पहली कहानी है वो है मंदसौर मध्य प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। 23 नवंबर 2020 की सुबह का समय था। मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ थाने के टीआई कमलेश सिंगार को थाने पहुंचे कुछ ही समय हुआ था कि पास के गांव के रतनगढ़ से आए दो लोग मोहन और धीरज ने उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की। टीआई ने उन दोनों को केबिन में बुला लिया। मोहन की उम्र कोई 40-45 साल थी, जबकि उसके साथ आए युवक धीरज की उम्र मुश्किल से 22 साल रही होगी। मोहन गांव में पंचायत स्तर की राजनीति से जुड़ा होने की वजह से तेज तर्रार था, इसलिए उसने बिना लाग लपेट के टीआई कमलेश सिंगार को साथ आए युवक धीरज के साथ हुई लूट की रिपोर्ट दर्ज करने का अनुरोध किया। लेकिन धीरज इज्जत के डर से रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाना चाहता था। पूरे घटनाक्रम में मोहन भी जुड़ा हुआ था, इसलिए उसने टीआई कमलेश सिंगार को पूरी घटना से अवगत करा दिया। इसके बाद टीआई ने मोहन की तरफ से एक अज्ञात युवती, 2 महिलाओं और 3 पुरुषों के खिलाफ लूट की रिपोर्ट दर्ज कर ली। 22 साल का अविवाहित धीरज रतनगढ़ का रहने वाला था। संपन्न परिवार के धीरज का बड़ा कारोबार था। एक दिन उसके मोबाइल फोन पर किसी अज्ञात नंबर से फोन आया। हेलो, कौन? धीरज ने फोन रिसीव करते हुए पूछा। आप दिनेश जी बोल रहे हैं? किसी लड़की की मीठी सी आवाज आई। जी नहीं, शायद आपने गलत नंबर मिलाया है, धीरज ने कहा। मेरी किस्मत में हमेशा गलत डायलिंग क्यों लिखी है? उस युवती ने गहरी सांस लेते हुए कहा। तो धीरज को अजीब लगा। उससे कुछ बोलते नहीं बना। वो चुप रहा तो उधर से फिर आवाज आई। हेलो, आप सुन रहे हैं ना? हाँ हाँ, सुन रहा हूँ, लेकिन मैं दिनेश नहीं हूँ। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका नाम दिनेश है या नहीं। मेरे लिए इतना ही काफी है कि आपने कम से कम मेरा दर्द तो सुना, वरना इतनी बड़ी दुनिया में मेरा एक भी हमदर्द नहीं है। वो बोली। आप ऐसा क्यों सोच रही है? समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, धीरज ने उसे तसल्ली देने वाले अंदाज में कहा। पता नहीं कब होगा। मुझे तो लगता है कि सारी प्रॉब्लम मेरे लिए ही है। मेरे पिता ने मुझे इतना पढ़ाया लिखाया, लेकिन कुछ काम नहीं आया। खैर छोड़ो, आप क्यों मेरी कहानी सुनकर अपना समय खराब करेंगे? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, धीरज ने जल्दी से कहा। उसे डर था कि कहीं वो फोन ना काट दे। आप सुनेंगे मेरे दर्द की दास्तान? जी बताइए, हो सकता है मैं आपके किसी काम आ सकूं। तो ठीक है, मैं रात में आपको इसी नंबर पर फोन करूंगी। कहानी लंबी है, फिर रात की तन्हाई में किसी अपने के सामने दिल खोलकर रख देने का सुख ही अलग होता है। अच्छा, ये बताओ कि आपकी पत्नी तो गुस्सा नहीं करेंगी? अभी मेरी शादी नहीं हुई है, धीरज ने बताया। अरे तो फिर किसी लड़की के दिल पर यूं प्यार भरा हाथ रखना आपने कहाँ से सीखा? आप मेरी कहानी सुनने के लिए राजी हो गए तो मुझे लगा जैसे आप अभी अभी मेरे दिल को बहुत हौले से छूकर गुजरे हो। वो बोली। आपकी शादी हो गई? धीरज ने कुछ हिम्मत करके पूछा। इस तन की तो हो गई है, लेकिन दिल की नहीं हुई। क्या मतलब? मतलब सीधा सा है, पति है, इसलिए मेरे शरीर को तो उसने शादीशुदा बना दिया, लेकिन मेरे दिल को अभी तक ये भरोसा नहीं दिला पाया है कि वो मेरा पति है। अच्छा, कोई आ जाएगा, बाकी बातें मैं रात में बताऊंगी। तुम अपनी तरफ से फोन मत करना, मैं खुद कर लूंगी। ये कहते हुए उस युवती ने फोन काट दिया तो धीरज ठगा सा खड़ा रह गया। उसका मन कर रहा था कि काश अभी रात हो जाए और वो फिर उस युवती की मीठी आवाज सुने। रात में उस युवती का फोन आ गया। वो बोली। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, धीरज ने कहा। मैं तो समझी थी कि तुम मुझे याद कर रहे होगे। सच कहूँ तो मैं आपसे फोन पर बात करने के बाद से मैं लगातार आपको ही याद कर रही हूँ। ऐसा क्यों? शायद इसी को पुराने जन्म का रिश्ता कहते हैं। हो सकता है पिछले जन्म में आप मेरे रहे हो, इसलिए इस जन्म में भी मिल गए। हाँ, हो सकता है, धीरज ने कहा। तो हमारे बीच इस जन्म में ये दूरी क्यों? सब किस्मत की बात है। सच कहा आपने। तभी तो नियति ने ऐसे पति के साथ बांध दिया जो दिन भर मेरे ऊपर अपने दिमाग की गर्मी निकालता है और रात में अपने तन की। मेरी भावनाओं से तो जैसे उसे कोई मतलब ही नहीं है। सच कहूँ तो मेरा पति रात में तो केवल मुझे मशीन समझता है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहती हूँ?
जी समझ रहा हूँ। कैसे? आपकी तो अभी शादी भी नहीं हुई। कहीं ऐसा तो नहीं कि बिना शादी के ही गर्लफ्रेंड ने ये सब सिखा दिया हो? मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, तो मुझे समझ लो। सच कहूँ, अब आप मिल गए तो ऐसा लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। चंद पलों की इस बात में ही आपसे मिलने का मन करने लगा है। आप मिलना चाहेंगे मुझसे? जरूर। कहाँ, सबके सामने या कहीं अकेले में? ज्यादा परेशान तो नहीं करोगे ना मुझे? नहीं तो ठीक है, मैं 2-4 दिन में तुमसे मिलने की कोशिश करती हूँ। उसके बाद काफी देर तक वो धीरज से मीठी मीठी बातें करती रही। फिर दूसरे दिन फोन करने को कहकर फोन कट कर दिया। दूसरे दिन धीरज इंतजार करता रहा, लेकिन उसका फोन नहीं आया। अगले दिन उसने बताया कि उसे मौका नहीं मिल पाया, इसलिए फोन नहीं कर सकी। इस बार उसने अगले दिन धीरज को मल्हारगढ़ बस स्टैंड पर मिलने को कहा। धीरज न केवल राजी हो गया, बल्कि उसके बताए समय पर वो पहुंच भी गया। थोड़ी देर में लगभग 22 साल की एक खूबसूरत युवती उससे आकर मिली और उसे मस्ती करने के नाम पर गाड़गिल सागर डैम ले गई। डैम पर एकांत में वो युवती धीरज को अपने साथ शारीरिक संबंध बनाने की दिशा में ले जाने लगी थी। लेकिन इससे पहले कि वो बात ज्यादा आगे बढ़ती, मौके पर 2 महिलाएं और 2 युवक आकर सीधे धीरज के साथ मारपीट करने लगे। महिलाएं उस पर आरोप लगा रही थी कि उसने उनके परिवार की बहू को बिगाड़ दिया है, वो उससे अकेले में मिलकर शारीरिक संबंध बनाता है। धीरज ने उनके सामने बहुत हाथ पैर जोड़े, लेकिन वे उसे थाने ले जाकर दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाने पर अड़े रहे। इसी बीच वहां से एक आदमी गुजरा, जिसने पूरा मामला सुनकर दोनों पक्षों को समझाया कि थाने जाने से कोई फायदा नहीं है, यही आपस में मामला निपटा लो। इसके लिए युवती के परिवार वालों ने धीरज से 5 लाख रुपए की मांग की। इतना ही नहीं, उन्होंने उसी समय धीरज की जेब में रखे 70,000 रुपए छीन लिए। धीरज के पास 5 लाख रुपए नहीं थे, इसलिए मामला 3 लाख में सेट हो जाने पर धीरज ने तुरंत अपने दोस्त मोहन को फोन लगाकर 3 लाख रुपया लेकर बुलाया। मोहन ने इसकी वजह पूछी, लेकिन धीरज ने कुछ नहीं बताया। इसलिए अंधेरा होने तक मोहन धीरज के बताए स्थान पर पैसा लेकर आ तो गया, मगर वो इस बात पर अड़ गया कि जब तक धीरज पैसों की जरूरत का कारण नहीं बताएगा, वो पैसे नहीं देगा। लड़की और उसके साथियों ने धीरज की मोटरसाइकिल रखकर उसे अकेले ही मोहन के पास भेजा था। किसी तरह की बदमाशी दिखाने पर उन्होंने उसे दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज करवाने का डर भी दिखाया था। लेकिन जब मोहन बिना वजह जाने पैसे देने को राजी नहीं हुआ, तो धीरज ने उसे पूरी बात बता दी। संयोग से इसी बीच धीरज के पास फिर बदमाशों का फोन आ गया। उनका कहना था कि जल्दी पैसे लेकर आओ, वरना वे थाने जाकर मामला दर्ज करवा देंगे। इस पर मोहन ने धीरज के हाथ से फोन छीन लिया और खुद को पुलिस इंस्पेक्टर बताते हुए धमकी दी, तो बदमाशों ने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया। अगले दिन मोहन धीरज को किसी तरह थाने लेकर आया, लेकिन धीरज रिपोर्ट लिखवाने को राजी नहीं हुआ, तो मोहन ने अपनी तरफ से रिपोर्ट दर्ज करवा दी। धीरज के साथ घटी लूट की घटना सुनकर टीआई कमलेश सिंगार को एक पुरानी घटना याद आ गई, जिसमें इसी तरह से एक औरत ने 70 साल के गांव के मुखिया को अपने जाल में फंसाकर उससे 1,80,000 रुपए लूट लिए थे। इससे टीआई समझ गए कि ये किसी गिरोह का काम है, जो योजना के तहत लोगों को इज्जत का डर दिखाकर लूटते हैं। इसलिए उन्होंने इस गिरोह को खत्म करने के लिए कमर कस ली। अगले दिन टीआई कमलेश सिंगार ने उसी नंबर पर फोन लगाया, जिससे वो युवती धीरज को फोन किया करती थी। युवती ने टीआई से उनका परिचय पूछा, तो इंस्पेक्टर सिंगार ने एक दिलफेक युवक की तरह उससे बातें करते हुए उसके मन में ये भ्रम पैदा कर दिया कि उस युवती ने ही कुछ दिन पहले उन्हें फोन किया था। चूंकि युवती इस तरह से कई लोगों को फोन लगाती रहती थी, इसलिए वो टीआई कमलेश सिंगार के जाल में फंस गई। टीआई सिंगार को अपना नया शिकार जानकर युवती ने पहले तो उनके साथ काफी अश्लील बातें की, फिर अकेले में मिलने की जगह तय कर गिरोह के दूसरे सदस्यों को शिकार पर चलने के लिए बुला लिया। लेकिन उस गिरोह के लोगों को क्या मालूम था कि आज उनका पाला ऐसे पुलिस इंस्पेक्टर से पड़ने वाला है, जो खुद उनका शिकार करने शिकारी बनकर आया है। थोड़ी देर में वो स्थिति बन गई जो धीरज के साथ बनी थी। फिर युवती के साथ आए 2 पुरुष और 2 महिला ने उन्हें घेरने की कोशिश की। फिर टीआई कमलेश सिंगार की टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सभी से पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद 3 और महिलाओं
व एक पुरुष को गिरफ्तार किया गया। गिरोह में शामिल 22 साल की युवती पायल सबसे ज्यादा तेज तर्रार थी। उसने एक मुस्लिम युवक से शादी की थी। गिरोह के लोग उसकी बात मानते थे। उसने अपने गिरोह से कह रखा था कि जब वो शिकार पर हो तो गिरोह के लोग उसके पास इशारे पर ही आए, क्योंकि शिकार पसंद आने पर पायल पहले उस युवक के साथ पूरी तरह संबंध बनाकर अपना मन भरती थी। बाद में गिरोह की तिजोरी भरने के लिए बाकी सदस्यों को इशारा करके मौके पर बुला लेती थी। गिरोह की बाकी महिला सदस्य हीराबाई, कुशलीबाई, नाथी उर्फ सुमन भी शिकार करने में माहिर थी। मल्हारगढ़ पुलिस ने इन महिलाओं के साथ कारूलाल उर्फ करण निवासी गोपालपुरा, गुलाम हैदर उर्फ समरत निवासी सावन को भी गिरफ्तार कर इनके पास से धीरज और रामपुरा निवासी एक अन्य युवक से लूटे गए 1 लाख रुपए बरामद किए। गिरोह में जो 6 महिलाएं थी उनमें से 3 की उम्र 20 से लेकर 24 साल और बाकी की 30, 40 और 48 साल थी। ये ग्राहक की उम्र देखकर उसके सामने चारा बनाकर डालने के लिए युवती चुनते थे। यदि शिकार जवान होता था तो तीनों युवतियों में से किसी एक को चारा बनाया जाता था, और अगर शिकार अधेड़ होता था तो फिर 30-40 साल वाली महिला सदस्य उससे प्रेमिका बनकर मिलती थी। पूछताछ करने के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, आज की जो दूसरी क्राइम की कहानी है वो है आगरा, उत्तर प्रदेश से। आगरा जनपद के थाना सिकंदरा की ओम विहार कॉलोनी निवासी सुरेंद्र लवनिया के सैनिक भारतीय इंटर कॉलेज समेत 7 स्कूल है। इसके अलावा वो एक ऑफिशियल चैनल 90.8 के भी निदेशक है। उनका एक स्कूल थाना ताजगंज क्षेत्र के कोलखा में है। डॉक्टर BR अम्बेडकर नाम के इस जूनियर हाई स्कूल को उन्होंने सेमरी निवासी धीरज को किराए पर दे रखा था। धीरज ही इस स्कूल को चला रहा था, लेकिन पिछले 2 सालों से धीरज ने स्कूल के मालिक सुरेंद्र लावनिया को किराया नहीं दिया था। जब भी वो किराया मांगते तो धीरज कोई ना कोई बहाना बना देता था। 28 जून 2019 शुक्रवार की सुबह लगभग 10:30 बजे इस स्कूल के संचालक धीरज ने सुरेंद्र लावनिया को फोन करके कहा, कहीं से मेरे पास पैसे आ गए हैं, आप स्कूल आकर सारा किराया ले जाए। आप अपने साथ प्रिंसिपल विजय कुमार को भी बुला लाए। गुरुजी के सामने पैसे दिए जाएंगे तो ठीक रहेगा। धीरज विजय कुमार को गुरुजी कहता था। वो सुरेंद्र कुमार लावनिया के ही सैनिक भारतीय इंटर कॉलेज उरखरा में प्रिंसिपल थे और आगरा की इंदिरापुरम कॉलोनी में सपरिवार रहते थे। धीरज से किराए के पैसे मिलने की बात सुनकर सुरेंद्र खुश हुए। उन्होंने उसी समय अपने कॉलेज के प्रिंसिपल विजय कुमार को फोन करके कहा कि मैं धीरज के पास कोलखा पहुंच रहा हूं, तुम भी घर से सीधे धीरज के पास पहुंच जाओ। इसके बाद वो अपनी वर्ना कार से धीरज के पास जाने के लिए निकल गए। प्रिंसिपल विजय कुमार उस समय सैनिक भारतीय इंटर कॉलेज में चौकीदार से सफाई कार्य करा रहे थे, क्योंकि 1 जुलाई को स्कूल खुलना था। मूल रूप से दरभंगा बिहार निवासी प्रिंसिपल विजय कुमार झा 25 साल पहले आगरा आए थे। सुरेंद्र लावनिया से उनका परिचय हुआ था तो उन्होंने झा को सैनिक भारतीय इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया था। ईमानदार व मिलनसार स्वभाव के चलते बाद में विजय ही लावनिया के सभी स्कूलों की देखरेख की जिम्मेदारी संभालने लगे। उनका बेटा मानवेंद्र उर्फ दीपक CA की तैयारी कर रहा था। बेटी की वो शादी कर चुके थे। उन्होंने अपने बेटे से बता दिया था कि वे लावनिया साहब के साथ धीरज के पास जा रही है। फिर वो बाइक लेकर निकल गए। शाम हो गई, लेकिन ना तो लावनिया साहब अपने घर लौटे और ना ही विजय कुमार। सुरेंद्र लावनिया के घर वालों ने कई बार उन्हें फोन मिलाया, लेकिन फोन स्विच ऑफ था। उधर विजय कुमार का बेटा भी कई बार पिता का नंबर मिला चुका था, पर उनका फोन भी स्विच ऑफ होने की वजह से नहीं मिला। देर शाम सुरेंद्र लावनिया की पत्नी सुशीला ने प्रिंसिपल विजय के घर पर फोन किया। विजय की पत्नी शीला ने उन्हें बताया कि उनके पति भी सुबह बाइक लेकर धीरज से मिलने की बात कहकर निकले थे, लेकिन उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ है, उनसे संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। शीला ने यह भी बताया कि धीरज को फोन किया था, घंटी जाने के बाद भी उसने कॉल रिसीव नहीं की। दोनों के घर वालों को चिंता हुई। उन्होंने अपने परिचितों को भी फोन करके उनके बारे में पूछा। फिर उन्हें संभावित जगहों पर तलाश करने लगे, लेकिन दोनों का कोई सुराग नहीं लगा। तलाश में भटक रहे परिजन दूसरे दिन शनिवार 29 जून को ताजगंज थाने पहुंचे। स्कूल मालिक सुरेंद्र लावनिया और प्रधानाचार्य विजय कुमार के परिजनों से
सुरेंद्र लावनिया के गायब होने की बात सुनकर थाना प्रभारी भी हैरान रह गए, क्योंकि शिक्षा जगत में सुरेंद्र लावनिया बहुत बड़ा नाम था। जिले में उनके 7 स्कूल और कॉलेज थे। 5 साल पहले उन्होंने खंडारी में एक FSL चैनल भी शुरू किया था। वो सपरिवार आगरा के सिकंदरा क्षेत्र की ओम विहार कॉलोनी में रहते थे। उनके परिवार में पत्नी सुशीला के अलावा 2 बेटियां और एक बेटा था। बड़ी बेटी की वो शादी कर चुके थे। सुरेंद्र लावनिया उत्तर प्रदेश शिक्षण संस्थान प्रबंधक परिषद के भी सदस्य थे। वे संगठन की प्रत्येक गतिविधियों में हिस्सा लेते थे। स्कूल स्वामी सुरेंद्र लावनिया और प्रधानाचार्य विजय कुमार के परिजनों ने थाना प्रभारी को घटना से अवगत कराया। मामला गंभीर था, इसलिए थाना प्रभारी ने सुरेंद्र और विजय की गुमशुदगी दर्ज करके इस घटना की जानकारी अपने उच्च अधिकारियों को दे दी। दोनों के लापता होने की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में खलबली मच गई। हालात को देखकर किडनैपिंग की आशंका जताई गई। SSP जोगेंद्र कुमार ने इस मामले की कमान खुद संभाल ली। इसके तुरंत बाद पुलिस दोनों की खोज में लग गई। वैसे सुरेंद्र लावनिया मूल रूप से मनसा की मढ़ैया ढीमिश्री शमशाबाद के रहने वाले थे। उनका 400 वर्ग गज में बना DBR अम्बेडकर जूनियर हाई स्कूल कोलखा थाना ताजगंज में था। 2 साल पहले ये स्कूल ताजगंज के गांव सेमरी निवासी धीरज जाटव ने 3,000 रुपए मासिक किराए पर लिया था। धीरज को ये स्कूल विजय कुमार झा ने ही सुरेंद्र लावनिया से सिफारिश करके किराए पर दिलवाया था। धीरज ने 2 साल से स्कूल का किराया नहीं दिया था। सुरेंद्र लावनिया जब भी उससे किराया मांगते थे तो वो टाल मटोल कर देता था। 28 जून 2019 को धीरज ने लावनिया साहब को फोन करके किराया ले जाने के लिए बुलाया था। 29 जून 2019 को सुबह जब शीला ने धीरज को फोन किया तो धीरज ने फोन उठा लिया। विजय के बारे में पूछने पर धीरज ने शीला को बताया कि प्रिंसिपल साहब और लावनिया जी उसके पास आए नहीं थे। इसके कुछ देर बाद धीरज शीला के घर पहुंच गया। वहां उसने चाय भी पी। शीला ने धीरज से कहा, बेटा यदि तुमसे कोई गलती हो गई है तो कोई बात नहीं है, हम तुम्हें बचा लेंगे, उनके साथ कुछ करना मत। शीला ने यह बात कहते हुए मन ही मन सोचा था कि यदि धीरज ने किसी वजह से दोनों का किडनैप कर लिया होगा तो वो समझाने पर मान जाएगा। इस पर धीरज ने कहा, आप कैसी बातें कर रही है, वो मेरे गुरु है, मैं कभी भी उनके साथ गलत नहीं कर सकता। इस बीच धीरज पर शक होने पर शीला ने पुलिस को सूचना दे दी। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई। शीला के घर से निकलते ही पुलिस ने धीरज को हिरासत में ले लिया। थाने लाकर उससे सुरेंद्र लावनिया और विजय कुमार के बारे में पूछताछ की गई। धीरज ने पुलिस से कहा, उन दोनों के लापता होने के पीछे मेरा कोई हाथ नहीं है, हो सकता है कि उनका किडनैप हो गया हो। आप उनके मोबाइल को सर्विलांस पर लगवा दे, शायद उनकी लोकेशन का पता चल जाए। उधर पुलिस को दोनों के ही घर वालों ने बताया था कि सुरेंद्र लावनिया धीरज के बुलावे पर ही घर से अपनी वर्ना कार से धीरज से किराया लेने निकले थे। दूसरी ओर विजय कुमार झा अपनी बाइक से गए थे। दोनों के किडनैप के कयास पर पुलिस दोनों के वाहनों की सरगर्मी से तलाश में जुट गई। पुलिस अधिकारियों को लग रहा था कि या तो दोनों का किडनैप हुआ है या फिर उनके साथ कोई अनहोनी हो गई है। SSP जोगेंद्र कुमार ने CO विकास जायसवाल के नेतृत्व में 3 टीमें बनाई। एक टीम की अगुवाई इंस्पेक्टर अनुज कुमार को करनी थी। दूसरी टीम को इंस्पेक्टर कमलेश सिंह के साथ रहना था। इनके साथ एक टीम क्राइम ब्रांच की भी थी। SP प्रशांत वर्मा को तीनों टीमों की मॉनिटरिंग करनी थी। इस बीच पुलिस ने विजय और सुरेंद्र के मोबाइल नंबरों को सर्विलांस पर लगा दिया। पता चला कि दोनों फोन नंबर घटना वाले दिन दोपहर 2 बजे से बंद है। ये बात भी सामने आई कि दोपहर 2 बजे मृतकों व धीरज के मोबाइल की लोकेशन कोलखा स्थित स्कूल में ही थी। पुलिस ने गांव वालों से पूछताछ की तो कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने सफेद रंग की एक कार स्कूल तक आती देखी थी। पुलिस को यह भी पता चला कि धीरज स्वयं को डॉक्टर BR अम्बेडकर जूनियर हाई स्कूल का मालिक बताता था। इन सब बातों से पुलिस को शक हुआ कि धीरज जरूरी कुछ छिपा रहा है। पुलिस धीरज से प्यार से पूछताछ कर चुकी थी पर उसने कुछ नहीं बताया था, लिहाजा उसके साथ सख्ती करना जरूरी था। पुलिस की सख्ती के आगे धीरज टूट गया और उसने सब कुछ उगल दिया। उसने बताया कि उसने उन दोनों की गला घोंटकर हत्या करने के बाद उनके शवों को स्कूल परिसर में ही गड्ढा खोदकर दफना दिया है। दोहरे हत्याकांड की बात सुनकर पुलिस अधिकारी सन्न रह गए। पुलिस ने दोनों के घर वालों को केस खुलने की सूचना दे दी। हत्या की जानकारी होते ही दोनों के परिवार में कोहराम मच गया।
पुलिस ने धीरज के साथ हत्या में शामिल 3 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया था। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस स्कूल पहुंच गई और रात में ही खुदाई का काम शुरू कर दिया। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने 3 घंटे की खुदाई के बाद स्कूल के कमरे के बाहर गड्ढे से 2 शव बरामद कर लिए। मौके की कार्रवाई पूरी करने के बाद पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। एसपी प्रशांत वर्मा ने अभियुक्तों से पूछताछ की तो सुरेंद्र लावनिया और विजय कुमार की हत्या की जो कहानी सामने आई वो कुछ इस प्रकार से थी। करीब 2 साल पहले प्रिंसिपल विजय कुमार झा की सिफारिश पर सुरेंद्र कुमार लावनिया ने 3000 रुपए प्रति माह किराए पर अपना एक स्कूल धीरज को दे दिया था। धीरज बीएससी करने के बाद बीएड कर रहा था। वो महत्वाकांक्षी था। 2 माह पैसा देने के बाद उसने किराया देना बंद कर दिया था। किराया मांगने पर वो टाल मटोल कर देता था। स्कूल के मालिक सुरेंद्र कुमार लावनिया उस पर किराया देने का दबाव बना रहे थे। उन्होंने कह दिया था कि किराया दो, नहीं तो इस साल जुलाई से हम स्कूल वापस ले लेंगे। लेकिन धीरज की नीयत खराब हो चुकी थी। वो स्कूल पर कब्जा करने के साथ ही किराया भी नहीं देना चाहता था। इसके लिए उसने अपने भाइयों संदीप, नीरज और गांव के ही दोस्त विजय के साथ मिलकर एक खतरनाक योजना बना ली थी। योजना के अनुसार उसने स्कूल के मालिक लावण्या साहब को फोन पर किराया देने की बात कही। उसने उनसे कहा कि अपने साथ प्रिंसिपल विजय को भी लेकर आए ताकि उनके सामने रुपए दिए जाएंगे तो ठीक रहेगा। इसके साथ ही धीरज अपने भाइयों संदीप, धीरज और नीरज के साथ स्कूल पहुंच गया। 11 बजे से पहले प्रधानाचार्य विजय कुमार झा अपनी बाइक से स्कूल पहुंच गए। उन्होंने स्कूल के ऑफिस में बैठकर धीरज से किराए के रुपए मांगे। इसी बीच धीरज और प्रिंसिपल विजय में कहासुनी हो गई, जिसके चलते दोनों में हाथापाई होने लगी। तभी धीरज ने अपने भाइयों और दोस्तों की मदद से विजय को दबोच लिया और गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी। कुछ ही देर में स्कूल के मालिक सुरेंद्र कुमार लावनिया भी धीरज के पास पहुंच गए। तब तक आरोपियों ने विजय के शव को कमरे में ही पर्दे के पीछे छिपा दिया था। सुरेंद्र ने धीरज से पूछा कि विजय कुमार झा अभी नहीं आए। तब धीरज ने मना कर दिया कि अभी नहीं आए। इस बीच हत्यारे ने विजय की बाइक भी छिपा दी थी। सुरेंद्र लावनिया ने धीरज से किराए के रुपए मांगे तो धीरज फिर से टाल मटोल करने लगा। इस पर लावनिया भड़क गए। उन्होंने कहा कि तुमने फोन पर रुपए देने की बात कही थी, यदि तुम रुपए नहीं दोगे तो स्कूल नहीं चला पाओगे। इस पर धीरज उनसे भिड़ गया और हाथापाई करने लगा। सुरेंद्र लावनिया अकेले थे और आरोपी 4 थे। इस बीच सुरेंद्र फर्श पर गिर गए। गिरने के दौरान उन्हें पर्दे के पीछे छिपा विजय का शव भी दिखाई दिया तो उनके मुंह से चीख निकल गई। इसके बाद धीरज और उसके भाइयों के सिर पर खून सवार हो गया। भेद खुलने के डर से उन लोगों ने सुरेंद्र को पकड़ लिया और धीरज ने एक कपड़े से उनका गला घोंट दिया। घटना के बारे में धीरज के पिता पप्पूराम को जानकारी हुई तो वो भी स्कूल आ गया। सुरेंद्र की कार हुंडई वर्ना को धीरज और उसका पिता पप्पूराम ले गए। कार को ये लोग सैया में लादू खेड़ा के पास राजस्थान बॉर्डर पर खड़ी कर आए। बाइक को संदीप का दोस्त विजय अपने साथ ले गया। इसके बाद 9 बजे धीरज और उसके भाई फिर स्कूल पहुंचे और 4 फीट लंबा और 4 फीट गहरा गड्ढा खोदकर दोनों के शवों को उसमें दफन कर दिया। 29 जून की सुबह एक ट्रैक्टर ट्रॉली मिट्टी मंगवाकर स्कूल के कमरों के सामने डलवा दिया, जिससे किसी को शक न हो। मोबाइल, पर्स व अन्य कागजात भी आरोपियों ने जलाकर शव के साथ गड्ढे में दबा दिए थे। पुलिस ने जले मोबाइल फोन, कार, बाइक, गला घोंटने वाला कपड़ा, फावड़ा इत्यादि सभी सामान बरामद कर लिया था। इसके बाद पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट को हत्या की रिपोर्ट में तरमीम कर दिया और चारों आरोपियों को अदालत में पेश किया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।